हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथमेटिक्स इंडिया पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स मेथड को डिस्कस करने वाले हैं जिसके द्वारा हम लीनियर इक्वेशंस का जो है सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा थियोरिटिकली डिस्कस करेंगे इसको, इन जनरल डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स इसको थोड़ा और एलेबोरेट में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, है ना। तो इसको थोड़ा थियोरिटिकली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमने कंसिडर किया हुआ है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जिसमें n अननोन्स हैं। अननोन्स का मतलब इसका वैल्यू अपन जो है फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वो है x1, x2, x3 एंड xn। ये लिखा हुआ दैट इज, इसको किस फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया, इक्वेशन फॉर्म में आप देख सकते हैं। पहला इक्वेशन यहाँ पे a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a1n xn इज इक्वल टू b1, है ना। दूसरा लिखा हुआ है a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस एंड सो ऑन a2n xn इज इक्वल टू b2। इधर nth टर्म लिखा हुआ है an1 x1 प्लस an2 x2 प्लस ann xn इज इक्वल टू bn। तो यहाँ पे आप ann देख रहे हैं, मतलब आपका जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे होंगे डेफिनेटली। तो चलिए इसको क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू b। इसी को बोलते हैं अपन मैट्रिक्स फॉर्म, है ना। इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म, यानी कि जो अपने गिवन लीनियर इक्वेशंस हैं, ये जो लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं उसको हम ax इक्वल टू b के फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं देखते हैं यहाँ पे इसको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे a के बारे में। जैसे हम सबसे पहले a को लिखेंगे, a होता है आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, है ना। इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का मतलब जैसे x1 का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, a11, तो यहाँ पे आ जाएगा a11। इसी तरीके से x2 का जो कोएफिशिएंट है वो है a12, तो ये आ जाएगा a12। एंड xn का जो कोएफिशिएंट है वो है a1n, तो ये आ जाएगा a1n, है ना। इसी तरीके से नीचे अपन लिखेंगे जो सेकेंड लाइन लीनियर इक्वेशन है उसमें x1 का जो कोएफिशिएंट है वो है a21, तो आ जाएगा a21। इसी प्रकार x2 का जो कोएफिशिएंट है वो है a22 एंड xn का जो कोएफिशिएंट है वो है a2n, तो ये आ जाएगा a2n। इसी प्रकार नीचे यहाँ पे लिखेंगे इसको जो कि यहाँ पे ये आएगा। मैं इसको फिर से करेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा मैट्रिक्स को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। लास्ट में बचा देखिए x1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना आएगा, an1, है ना, तो ये आएगा आपका an1। इसी तरीके से x2 का जो कोएफिशिएंट है वो है an2, तो ये आ जाएगा an2। एंड यहाँ पे जो xn का कोएफिशिएंट है वो है ann, तो ये आपका आ जाएगा ann। तो इस तरीके से आपका जो n का एक मैट्रिक्स बन गया जिसको अपन स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जो हमने मैट्रिक्स फॉर्म लिखा हुआ था ax इज इक्वल टू b, यहाँ पे a जो है a रिप्रेजेंट कर रहा है कोएफिशिएंट ऑफ n अननोन्स x1 से लेके xn की, है ना। इसी तरीके से अपन x लिखेंगे तो x एक्चुअली क्या होता है, x जो है वेरिएबल्स जो अननोन्स दिए हुए हैं आपके, है ना, वो सारे के सारे क्या क्या दिए हुए आप देख सकते हैं। वो है x1 x2 से लेके कहाँ तक, xn तक। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा xn, है ना, x1 से लेके xn, ये आपका x हो गया, है ना। इसी तरीके से आपका जो अपन ने इक्वल टू में b लिख रखा ना, a डिफाइन हो गया, x डिफाइन हो गया। b की बात करते हैं तो b आपका क्या हो जाएगा, देखिए b भी एक आपका जो है कांस्टेंट मैट्रिक्स, इसको अपन बोलते हैं b1 b2 एंड bn, है ना। तो इसको लिखेंगे b1 b2 एंड bn। तो इस तरीके से एक मैट्रिक्स बन गया आपका, b मैट्रिक्स बन गया, है ना। तो यहाँ पे जो अपना लीनियर इक्वेशंस लिखा हुआ था उस लीनियर इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, ax इक्वल टू b, और जिसका मैट्रिक्स फॉर्म ने डिफाइन किया a इज इक्वल टू कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ n अननोन्स, एंड x जो था वो आपके अननोन्स जो रहते हैं वो वाला मैट्रिक्स है, और b जो है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स है जो कि आपका ये दिया हुआ है लीनियर इक्वेशंस के इक्वल टू के फॉर्म में, है ना। इसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स b। तो ये आपका फॉर्म बन गया ax इज इक्वल टू b, ठीक है। तो यहाँ पे जब अपन मैट्रिक्स मेथड की बात करते हैं तो पहले तो अपन ने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद जो आपका मैट्रिक्स ए जो बनाते हैं अपन, इसमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, इसका सबसे पहले अपन डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इसका वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
तो अभी जो आपका मैट्रिक्स ए था, जिसको आपने मैट्रिक्स ए बोला हुआ था n बाई एन का, तो मैट्रिक्स मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए दो तरीके होंगे, या तो ये जीरो आएगा या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है आपका नॉन जीरो आएगा। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाए तो उस केस में तो सीधी बात है ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, तो उस केस में सोचना नहीं है आपका। लेकिन जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ जाए उस केस में अपन बोलते हैं ए जो है आपका क्या होगा, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स आपको नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स आपका जो है एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करने का मतलब है ए इनवर्स जो है फाइंड कर सकते हैं अपन, है ना। जब जो है मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है उसी में जो है इनवर्स फाइंड कर सकते हैं उस मैट्रिक्स का, ठीक है। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसके बाद अपन ने जो भी मैट्रिक्स लिखा था ना, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे जो है ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इस पार्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिल रहा है तो अपन क्या करेंगे, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों साइड जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से उसको लिख सकते हैं ना, ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब इसको थोड़ा सा अगर अपन लिखेंगे तो इसको क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इनवर्स ए, इसको साथ में लिख लिया है, एक्स अलग कर दिया, यहां से आ जाएगा ए इनवर्स बी। अगर कोई मैट्रिक्स दिया है और उसका इनवर्स का जब मल्टीप्लाई करते हैं, कोई मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है ना। इसका यहाँ पे यूज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब किसी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स ही मिलता है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ये वाली यूज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसी को बोलते हैं, जब अपना x निकला ना, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसी को बोलते हैं दिस गिव्स, यहां पर लिख दीजिएगा, दिस गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ गिवन, दिस गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस, है ना। तो ए आपका जो निकल के आया ना, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इससे जो आपका x का वैल्यू मिलेगा इसी को बोलते हैं x अननोन जो आपने लिए थे ना, x1 से लेके xn, आपने x जो डिफाइन किया था x को, वो x1 x2 एंड xn, है ना। इन सब की वैल्यू जो है यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, इसी को बोलते हैं दिस गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस। तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा x इक्वल टू ए इनवर्स बी। इस तरीके से अपन जो है क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, इससे क्लियर होगा किस तरीके से जो है आप मैट्रिक्स मेथड के बेसिस पे आप सॉल्यूशन को जो फाइंड करेंगे लीनियर इक्वेशंस का। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, है ना। तो ये क्वेश्चन दिया है, उसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे पहला वाला जो इक्वेशन दिया है 2x माइनस बाई इक्वल टू 3, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। दूसरा इक्वेशन दिया है x माइनस 2 बाई इक्वल टू माइनस 1, इसको नंबर हमने जो है 2 दे दिया है ना। तो 1 एंड 2 से जो है आपको मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखना है। इसका क्या लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म, जो कि आपका होता है ax इज इक्वल टू बी। तो इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे मत लिखिए x इक्वल टू बी, इसको अपन कंपेयर करके बताएंगे, है ना। तो आपका जो इक्वेशन लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन जो लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या हम उसको ले सकते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। x का कोएफिशिएंट कितना है 2, y का कोएफिशिएंट कितना है -1। ऐसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है 1, और y का कोएफिशिएंट कितना है -2, है ना। तो ये हो गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ, किसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ये, x एंड y। तो ये हो गया x एंड y इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी जिसको अपन b1 b2 b3 बोल रहे थे ना, वो है आपका 3, और ये हो गया 3 एंड ये हो गया -1, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को हम क्या फॉर्म में लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू b, ax इक्वल टू b, वेयर a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 -1 1 -2, एंड x इज इक्वल टू जो होगा वो आपका लिखा हुआ है x बाई, एंड और आपका जो मैट्रिक्स b होगा वो हो जाएगा 3 एंड -1, ठीक है, 3 एंड -1। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, 3 और -1 लिखा हुआ है, ये जो है 3 एंड -1, 3 एंड -1, ठीक है।
तो ये आपका इस तरीके से ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ए वेरिएबल मैट्रिक्स है और बी जो है कांस्टेंट मैट्रिक्स है, जो कि आप देख सकते हैं। जब हमने आपको थ्योरेटिकली डिस्कस किया तो हमने बताया था अब आपको जो है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए जो आपने बनाया है ना, इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है ना। इसका मतलब ये है आपको डिटरमिनेंट ए चेक करना है। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ रहा हो तो उसी केस में जो है अपन को मेथोडोलॉजी अप्लाई करनी है ना। क्योंकि इसमें जो है अपन इनवर्स फाइंड करते हैं, तो इनवर्स किसी मैट्रिक्स का तभी फाइंड होता है जब उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है नॉन जीरो आ रहा हो, राइट। यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिल रहा हो अपन को, क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिल रहा हो, तभी अपन जो है मैट्रिक्स मेथोडोलॉजी की बात कर सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज अगर डिटरमिनेंट अगर जीरो आ जाए तो उस केस में आपको आगे नहीं बढ़ना है, यही क्लोज कर देना है, ठीक है। क्योंकि जब इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उस केस में अपन जो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे इसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने का, है ना। तो चलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करना है देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हम डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करने वाले हैं, जो कि मैट्रिक्स ए था 2 - 1 1 - 2। इसको हमने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × -2 तो ये आएगा -4। फॉर्मूले में एक माइनस आता है, फिर 1 × -1 का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि -1 आएगा। तो इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा। तो ये होगा -4 +1, तो ये हो जाएगा -4 + 1 आपका आ जाएगा -3। आपने जो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला हुआ है वो यहाँ पे जो है जीरो नहीं आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। हैंस वी कैन से दैट ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर आपका ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है तो उस केस में जो है ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब ए इनवर्स की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो इस केस में जो है इनवर्स आपको फाइंड आउट कैसे करना है, बाय यूजिंग द एडजॉइंट एंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है आपको माइनर्स निकालने पड़ेंगे एंड कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तब जो है आप जो है कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करेंगे तो आपको मिल जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं प्रीवियस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उसको वॉच करें। प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, है ना। चलिए, तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला ए इनवर्स फाइंड करने के लिए होता है जिसका हम यूज करेंगे। तो इसमें दो चीज होती है, एक तो एडजॉइंट ऑफ ए, दूसरा डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए हम फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि आ रहा है -3, बट अपन एडजॉइंट ए को यहाँ पे जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स ए। तो चलिए देखते हैं कैसे अपन जो है इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स लिख रखा है ए और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है जैसे A11 A12 जो कि ये देख पा रहे हैं आप, ऐसे ही A21 एंड A22। जैसे A11 की अगर वैल्यू बात करें वो यहाँ पे 2 है, A12 की बात करें तो वैल्यू -1 है, A21 की बात करें तो वैल्यू 1 है एंड A22 की बात करें तो वैल्यू जो है -2 है ना। तो हमने इस तरीके से उसको इसलिए लिखा है क्योंकि हम A11 के करस्पॉन्डिंग जब माइनर की बात करेंगे तो वो आएगा M11, राइट। तो M11 जब आप निकालेंगे तो उस M11 मतलब A11 के करस्पॉन्डिंग जब आप माइनर निकालेंगे तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे आपको इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालना है। तो ये वाला तो कॉलम चला जाएगा पूरा, ये वाली रो हट जाएगी पूरी, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी A22। तो यहाँ पे आ जाएगा A22 और A22 को अगर आप वैल्यू चेक करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पे आपका माइनर फर्स्ट आ गया -2। सिमिलरली जब आप A12 के करस्पॉन्डिंग माइनर निकालेंगे जिसका अपन नाम देंगे M12, इसके करस्पॉन्डिंग जब माइनर निकालेंगे तो ये वाला तो पूरा कॉलम जाएगा और ये वाली पूरी रो जाएगी। तो एलिमेंट बचेगा A21, क्या बचेगा A21। इस A21 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका कितना है 1, ये आपका वैल्यू आ गया M12 का। यानी कि आपने फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग निकाल लिया, फर्स्ट एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग निकाला तो आपका ये वाला रो ये कॉलम गया तो वैल्यू बचा -2। इसके करस्पॉन्डिंग निकाला तो ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई तो बचा +1। यानी कि फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग दो माइनर्स जो आपने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग जो है माइनर होगा आपका M21, है ना। तो मतलब आपको इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग निकालना है, तो ये वाला तो पूरा कॉलम जाएगा और ये वाली पूरी रो जाएगी, तो एलिमेंट बचेगा आपका -1, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा ये -1। ऐसे ही M22 मतलब आपका ये लास्ट वाला एलिमेंट है ना। ऐसे समझिए, अगर ये ऐसे लिखा है A11 A12 A21 A22 इस तरीके से लिखा है और आपको इसके करस्पॉन्डिंग अगर माइनर निकालना तो ये वाला पूरा कॉलम जाएगा, ये वाली पूरी रो डिलीट हो गई। एलिमेंट कौन सा बचेगा A11 का वैल्यू यहाँ पे करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो वैल्यू है 2। तो इस तरीके से जो अपन माइनर्स को
फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको और डिटेल में समझना है कि माइनर कैसे फाइंड करते हैं तो माइनर एंड कोफैक्टर पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट में मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप उस वीडियो को वहां पे जाके देख सकते हैं एलैबोरेट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको माइनर फिर से बताया कैसे फाइंड आउट करना है। इसके बाद हम बात करेंगे कोफैक्टर कैसे फाइंड करने हैं। तो चूंकि 4 माइनर निकले हैं, मैट्रिक्स आपका 2x2 का था, मैट्रिक्स 2x2 का है, तो यहाँ पे 4 ही माइनर निकलेंगे एंड 4 ही आपके कोफैक्टर निकलेंगे। तो चलिए कोफैक्टर कैसे फाइंड करना देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोफैक्टर के बारे में। तो एक्चुअली कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं इसको। ये आपके हो गए माइनर्स, ये सारे आपके जो है माइनर्स कैलकुलेट किए गए हैं। M11 ये फर्स्ट रो के लिए माइनर है और ये जो है सेकेंड रो के लिए माइनर है। अब हम बात करेंगे कोफैक्टर के बारे में। कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे A11 के करस्पॉन्डिंग, है ना। तो A11 के करस्पॉन्डिंग पहले तो कोफैक्टर का फॉर्मूला जो होता है वो आपको कई बार बता चुका हूँ, Cij। अगर आपने कोफैक्टर और माइनर से संबंधित वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा वो पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट का होगा, आप देख सकते हैं, उसमें जाके सर्च करके इजिली मिल जाएगा आपको। फॉर्मूला जो है Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे Mij। तो यहाँ पे जब कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे Mij। Mij यहाँ पे जो है माइनर्स को रिप्रेजेंट करता है, i जो है रो को रिप्रेजेंट करता है, j जो है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यहाँ पे हम C11 निकालेंगे, मतलब A11 के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट कोफैक्टर निकालेंगे जिसका हमने नाम दे दिया C11। C11 का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका i भी 1 है और j भी 1 है। इसका फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा -1 की पावर 1 प्लस 1 M11। M11 मतलब i भी 1 है और j भी 1 है, तो M11 हो गया। ये आपका आ जाएगा -1 की पावर 2, है ना। M11 का जो वैल्यू आप देख सकते हैं वो आपने कितना फाइंड किया है, -2, तो ये आ जाएगा इंटू -2। -1 का जो है स्क्वायर जो आप करोगे तो +1 मिलेगा, +1 का आप -2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा -2। इसी प्रकार A12 के करस्पॉन्डिंग जब आप कोफैक्टर निकालेंगे तो वो आएगा C12। फॉर्मूला बनेगा -1 की पावर i प्लस जे, i यहाँ पे 1 है, j 2 है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 m ij, i 1 है, j 2 है, तो ये आ जाएगा 1 2 -1 की पावर 3 इंटू ये -1 की पावर 3 इंटू M12 का वैल्यू जो है वो आ रहा है यहाँ पे 1, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। -1 की पावर जब ऑड नंबर में हो, ऑड पावर हो, है ना। ऑड पावर का मतलब जो 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से डिवाइड ना हो, तो 3 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये ऑड पावर है। -1 की पावर ऑड पावर है तो उसका वैल्यू जो होता है वो -1 होता है ना। तो -1 ये +1 ये, तो -1 इंटू +1 आपको मिलेगा -1। अब ये आपका फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर फाइंड हो चुके हैं। अब आपको जो है सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालने हैं। ये आप देख सकते हैं A21 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आएगा C21। फॉर्मूला बनेगा -1 की पावर i प्लस जे, i यहाँ पे 2 है, j 1 है, तो ये आ जाएगा 2 + 1, है ना, M21, ठीक है। तो -1 की पावर 3 यहाँ से भी आ जाएगा। M21 का जो वैल्यू है वो अपन कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, वो है -1। तो -1 की पावर 3 -1 होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था यहाँ पे। तो -1 की पावर 3 -1, यहाँ ऑलरेडी -1 है, तो -1 इंटू -1 आपका हो जाएगा +1। अब आपको निकालना है C22, मतलब A22 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आपका आएगा C22। वैल्यू इसका आएगा -1 की पावर 2 + 2, क्योंकि यहाँ पे i भी 2 है और j भी 2 है। फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस j, जो कि यहाँ पे 2 + 2 हो जाएगा। Mij, i 2 है, j भी 2 है, तो -1 की पावर 2 + 2 कितना होगा, 4। M22 का जो वैल्यू आपने निकाला है वो कितना आया है, 2 आया है, तो मल्टीप्लाई बाय 2। -1 की पावर इवन नंबर में पावर है, तो -1 की पावर 4 होगा 1 इंटू 2 करोगे तो आपके पास आएगा 2। तो यहाँ पे सारे जो है कोफैक्टर आपने फाइंड आउट कर लिए हैं 2x2 मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग, जो कि है आपका C11, C12, C21 एंड C22। अब हम जो है एक कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पे बनाएंगे, देखते हैं किस तरीके से उसको बनाते हैं। तो हमें जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है, जो कि हमने यहाँ बना रखा है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का फॉर्मूला ये होता है C11, C12, C21, C22। ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर रखी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका C11 का वैल्यू -2 है, C12 का वैल्यू -1 है, तो हमने रखा है, पहला रो लिखा है -2 एंड -1। और इसी तरीके से C21 का जो वैल्यू है वो है 1 एंड C22 का वैल्यू वो है +2।
तो ये आपका सेकेंड रो बन जाएगा 1 and 2। तो इस तरीके से जो है अपना कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है अपन ने। चूंकि हमें ए इनवर्स फाइंड करना है तो हमें एक्चुअली कोफैक्टर मैट्रिक्स नहीं चाहिए था, सिंपली हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है ना। तो अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए की जब हम बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है जो आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना, C11, C12, C21, C22, इसका आपको ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। इसका एक्चुअली ट्रांसपोज क्या होता है, जो आपका रो है ना ये आपका कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, तो आएगा C11, C12, और सेकेंड जो रो है वो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आएगा C21 एंड C22। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको समझ आ रहा होगा रो एंड कॉलम, अगर हो सकता है जो आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा ये दिक्कत कर सकता है कि व्हाट इज द रो, व्हाट इज कॉलम। तो इस पर अभी हमने बहुत सारा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ शुरुआत में मैट्रिक्स के बारे में, आप उसको जाके एक बार चेक कर सकते हैं। वैसे मैं आपको इन ब्रीफ बता दूं, ये आपका रो होता है फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये फर्स्ट कॉलम एंड दिस वन इज सेकेंड कॉलम, राइट। तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज आया है वो आया है C11, C21, C12 एंड, तो आपको क्या करना है एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये निकालना है। तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा आपको, है ना, इन दोनों का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का जब ट्रांसपोज निकालोगे एक्चुअली इसका जो ट्रांसपोज आएगा आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा -2 -1, ऐसे सेकेंड रो जो है सेकेंड कॉलम बन जाएगा 1 and 2। अब आपके पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ चुका है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जो कि देख सकते हैं ये कितना आया था -3। अब आपको निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये आएगा एट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -3 है, तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है आपने, जो कि आया है -2 1 -2 1 -1 एंड 2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल जो है -1/3 का सारा एलिमेंट से इंडिपेंडेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -2 से जब -1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 2/3, -1/3 से +1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1/3, -1/3 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +1/3, -1/3 से जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2/3। तो ये आपका आ गया इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। एक्चुअली हमें सिर्फ इनवर्स नहीं निकालना है, हमें आपको जो है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशन निकालना है एक्स का, है ना, x1 और x2 फाइंड करने हैं। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है इनवर्स अपन ने फाइंड आउट कर लिया है, जो कि ये आ चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम इज। तो आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया था आप देख सकते हैं वो ये दिए गए थे। यहाँ पे आपको जो है x और y का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना होता है ना। तो अपन इजिली वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली अपन बचपन में जो मेथोडोलॉजीज पढ़े होते हैं वही यूजिंग सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या जो है एलिमिनेशन मेथड से आप जो है x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स मेथड के बारे में, तो उससे कैसे फाइंड आउट करना होता है। तो हमारा यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम, ये आपका होता है फॉर्मूला x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x एक्चुअली क्या होता है, जो हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के बारे में बात करी थी ना शुरुआत में, तो x क्या था, ये वेरिएबल मैट्रिक्स था x एंड y, उसका वैल्यू जो है हमने यहाँ पुट किया हुआ है। आप देख सकते हैं x के स्थान पर हमने पुट किया है x एंड y। a इनवर्स जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, जो कि आया है a, आप देख सकते हैं 2/3 -1/3 1/3 एंड -2/3। इसका वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट अप किया हुआ है या पुट किया हुआ है, और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है इसका मैट्रिक्स b के द्वारा, है ना। और मैट्रिक्स बी जो है वो आप देख सकते हैं, आपको मैट्रिक्स बी आप देख सकते हैं, ये आपका जो है मैट्रिक्स बी है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 and -1, ये जो है ना। तो यहाँ पे मैट्रिक्स बी हमने लिख रखा है 3 and -1। अब इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई करके आपको x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसको देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल होता है, इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू डू द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो उसका लिंक सेम दे रहा हूँ मैं प्लेलिस्ट में, आप उससे जाके चेक कर सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जाता है और उसका क्या रूल होता है। तो मैं इन ब्रीफ आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे जैसे तो 2y2 का मैट्रिक्स है, और सेकंड जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है वो जो है 2y1 का मैट्रिक्स है।
फर्स्ट वाला पार्ट रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला पार्ट जो है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही यहाँ पे 2 रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 जो है कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स को, इसमें 2 रो है, फर्स्ट रो और सेकंड रो, कॉलम सिर्फ एक ही है ना, तो आपको इसको लिखा है 2x1 का मैट्रिक्स। और फर्स्ट वाला है वो आपका 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम चेक करना है और सेकंड मैट्रिक्स का रो चेक करना है। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम यानी कि ये और सेकंड मैट्रिक्स का रो यानी कि ये, अगर ये दोनों इक्वल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो आप इन दोनों का जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं देखिए, इसको यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए हमने ये सेम लिख रखा है यहाँ पे x पाई इज इक्वल टू, जो आपका मैट्रिक्स यहाँ लिखा हुआ होता है, जगह कम बचा हुआ है, इसके आगे आपको कंटिन्यू करना है। तो देख सकते हैं इसको, ये आपका सेम रहेगा, इसका हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखिए यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट रो का जो है, ये फर्स्ट रो है, इसका अपन पूरा एंटायर कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2y3 का जो है हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 2y3 इंटू 3, 2y3 इंटू 3, मैं यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। तो 2y3 इंटू 3, और दूसरा आएगा -1/3, और ये फिर -1 का जो है इससे होगा, तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 1/3 इंटू 1, 1/3 इंटू 1। इसके बाद जो है अगला, ये फर्स्ट रो का आपका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुका है, क्योंकि कॉलम एक ही है आपके पास। अभी जो सेकेंड रो है इसका आपका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 3 से, तो सेकेंड रो बनेगी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर ये -2/3 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस दोनों हैं, तो ये आपका प्लस हो जाएगा 2/3 इंटू 1। तो इस तरीके से जो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुआ है यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट पूरी रो का हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकेंड रो का इसी कॉलम से मल्टीप्लाई किया, राइट। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 प्लस 1/3, और दूसरा आएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 2/3 इंटू 1 आपका 2/3 ही रहेगा, है ना। अब इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चूंकि वैल्यू है वो x और y का लेके चलना है, इसको जो कैलकुलेट करना है, ये वाला जो पार्ट कैलकुलेट करना है वो यहाँ इक्वल टू में आएगा, राइट। तो 2 प्लस 1/3, तो देखिए 2 प्लस 1/3 कैसे निकालेंगे इसको, ये 2/1 है, इन दोनों का एलसीएम 3 आएगा, है ना। तो 1 का डिवाइड आप इस 3 में देंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर में होगा, तो 3 इंटू 2 आपका कितना होगा 6, फिर प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दीजिएगा। इस 3 से जब इस 3 में डिवाइड देंगे 1 टाइम्स जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, है ना। और यहाँ पे 6 + 1 जो आ रहा है वो आ रहा है 7/3, 6 + 1 7, 7/3 आ जाएगा, है ना। और सेकंड जो वैल्यू है जब 3 का, देखिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 कितना होगा 5, 5/3, ठीक है। तो आपको यहाँ इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्टली मैंने बताया 3 का 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1 3, 3 + 2 5, 5/3, तो इस तरीके से जो है इसका वैल्यू आ गया 5/3। अब आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करा लीजिएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब कंपेयर कराओगे तो x का वैल्यू आएगा 7/3 एंड y का जो वैल्यू आएगा, करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू कितना आएगा 5/3। तो यहाँ पे मैंने जो है आपको x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना बताया है बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। ये आपकी जो वैल्यू आई आप इक्वेशन में पुट करके इनका वैल्यू पुट करके जो है आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं एक इक्वेशन से आपको चेक करके बता भी देता हूँ। पहला इक्वेशन जो था आपका, तो देखिए x का वैल्यू 7/3 है, y का वैल्यू जो है 5/3 है। अपने पास जो दो इक्वेशन शुरुआत में दिए गए थे उसमें से एक इक्वेशन ये दिया हुआ था 2x - y = 3। अगर ये सॉल्यूशन सही हैं तो दोनों इक्वेशंस को जो है सेटिस्फाई करेंगे। उनमें से एक इक्वेशन मैंने यहाँ पर लेके चेक किया हुआ है क्या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है 2x - y, तो 2x का वैल्यू कितना है 7/3 जो कि यहाँ पुट किया 7/3 माइनस y का वैल्यू है 5/3 जो कि यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब 7 × 2 कितना होता है 14/3, 2 × 7/3 ये आ जाएगा आपका 14/3 माइनस 5/3, इसको एज इट इज लिख लिया है। इसका दोनों का एलसीएम लोगे तो आपका 3 आएगा और ऊपर बचेगा 14 - 5, 14 में से 5 घटेगा तो बचेगा 9/3। 9/3 को जो कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि आपका RHS वाला पार्ट है। आप यहाँ LHS लेके चले थे, आपने क्या निकाल दिया RHS। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो गिवन इक्वेशन था वो x = 7/3 एंड y = 5/3 को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये आपका जो है सॉल्यूशन होगा गिवन लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 2x2 मैट्रिक्स का
मैट्रिक्स मेथड के द्वारा आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपको 3x3 मैट्रिक्स का भी सॉल्यूशन आप इजीली निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं 3x3 मैट्रिक्स को भी लेकर, उसको मैं थोड़ा शॉर्ट में कराऊंगा। चलिए, उस 3x3 मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है कि x माइनस 2y इक्वल टू 3, 2x माइनस y इक्वल टू 4। ये दो आपके लीनियर इक्वेशंस हैं। आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। आप हमें बताएंगे, आपने जो है कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है इसका, उसका तो बताएंगे x का वैल्यू जो है क्या आ रहा है एंड y का वैल्यू क्या आ रहा है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है फॉर यू, आप सब लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया उसके आधार पर, ताकि आपको जो है रिवाइज हो गए, है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका वैल्यू क्या आया हुआ है, ठीक है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करा है या नहीं करा है इसका भी बताइएगा, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, राइट। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं 3x3 मैट्रिक्स के बारे में। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। और ये लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, दूसरा दिया है 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, और तीसरा दिया है x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 2। तो इसको जो सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो हम सॉल्यूशन यहीं से लिखेंगे। सबसे पहले इन इक्वेशंस को आप नंबरिंग दे दीजिएगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब इनको क्या करना है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखना है देखिए इसको। तो यहाँ पे हमने जो है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा हुआ है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का मतलब होता है यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, y का भी 1 है और z का भी जो है 1 है। ये आपका फर्स्ट रो बन जाएगा यहाँ पे 1 1 1। और सेकंड की बात करें, सेकंड लीनियर इक्वेशंस, तो x का कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे सेकंड रो आप लिख सकते हैं 2। y का कोएफिशिएंट -1 है इसलिए सेकंड वैल्यू लिखा है -1। z का वैल्यू 1 है इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू लिखा हुआ है 1, राइट। थर्ड इक्वेशन की बात करें तो x का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 है, y का कोएफिशिएंट -2 है तो यहाँ -2 लिखा हुआ है, और z का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है तो यहाँ पे जो है 3 लिखा हुआ है ना। इसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा इनको हटा लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इनको लिखा जाता है। और आपका जो वेरिएबल मैट्रिक्स बनता है वो x जिसको बोलते हैं, वो आपका वेरिएबल क्या क्या है यहाँ पे x, y और z। तो x, y, z बन गया ये वाला पार्ट। और कांस्टेंट मैट्रिक्स जो बनेगा 3 2 2, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 2 2। अब इसको आप जो है ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ax इक्वल टू बी वेयर, यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर a इज इक्वल टू कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो आपका लिखा हुआ है 1 1 1 2 -1 1 1 -2 एंड 3। तो ये आपका हुआ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। एंड x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x y z जो कि आपके वेरिएबल मैट्रिक्स है। और तीसरा जो है कांस्टेंट मैट्रिक्स जिसको आपने यहाँ पे लिखा हुआ है b, वो आपका आ जाएगा 3 2 2, ठीक है। ये आपका आ गया वेरिएबल मैट्रिक्स 3 2 2, है ना। अब आपको आगे कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले मैंने बात किया था डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब आपका इसका जो है डिटरमिनेंट फाइंड करना है 1 1 1 2 -1 1 एंड 1 -2 3। इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना होता है मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अपन को इनवर्स चेक करने के लिए पहले डिटरमिनेंट चेक करना पड़ेगा, उसका डिटरमिनेंट ए क्या आ रहा है ना। तो देखिए 1 के करस्पॉन्डिंग आप निकालेंगे तो 1 ऑफ ये वाला पूरा आपका कॉलम जाएगा, ये पूरा रो जाएगा, तो बचेगा -1 1 -2 3। तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 में तो आएगा -3, और माइनस फॉर्मूले का, और -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा -2, फॉर्मूला में माइनस है तो आ जाएगा +2, ठीक है। तो ये आपका आगे फिर फॉर्मूले का माइनस आता है। अब आपको माइनस इसके करस्पॉन्डिंग निकालना है, तो ये वाला पूरा कॉलम जाएगा, ये वाला है ना, और ये वाला पूरा एंटायर रो हटेगा। तो जो एलिमेंट बचे हैं उसको डिटरमिनेंट निकालना है आपका। तो 2 × 3 आपका कितना आएगा, तो पहले तो 1 लिख लीजिएगा, इसके करस्पॉन्डिंग निकालना है इसलिए 2 × 3 आपका कितना आएगा 6, फॉर्मूले में माइनस 1 × 1 कितना रहेगा 1, राइट। लास्ट एलिमेंट बचा है 1, इसके करस्पॉन्डिंग कैसे निकालेंगे देखते हैं इसको। अब आपको जो है इसके करस्पॉन्डिंग निकालना है, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला पूरा कॉलम डिलीट होगा और ये वाली पूरी एंटायर रो डिलीट होगी, है ना। तो लास्ट एलिमेंट क्या है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा +1। अब आपको क्या करना है, जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या है, ये वाला मैट्रिक्स आप देख सकते हैं ये बचा हुआ है, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस -2 से, तो 2 × -2 कितना आएगा -4, फॉर्मूले का माइनस, फिर करेंगे 1 × -1, 1 × -1 रहेगा, माइनस फॉर्मूले का ऑलरेडी है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन करते हैं। अब इसको 1 एज इट इज रहेगा, 1 लिख लीजिएगा, -3 + 2 तो -1 बचेगा,
इसको लिख लीजिए -1, फिर यहाँ पे -1 ब्रैकेट 6 - 1 बचेगा 5 +1 इंटू -4 +1 बचेगा -3। इसको जब कैलकुलेट करेंगे 1 इंटू -1 आएगा -1, -5 इंटू 1 -5, -3 इंटू 1 -3। अब इसको आप एड ऑन करेंगे तो सारा माइनस कॉमन निकाल लीजिएगा, 1 + 5 + 3 बचेगा जो कि माइनस ये आ जाएगा 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि माइनस का 9 आ जाएगा जो कि नॉन जीरो आ रहा है, राइट। अगर आपने इसका डिटरमिनेंट निकाला -9 जो कि नॉन जीरो है, इसका मतलब आपका जो मैट्रिक्स ए है वो कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है देन आपका जो इनवर्स है मैट्रिक्स ए का वो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि आप इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया है ना। तो आपको इनवर्स फाइंड करना है तो देखिए इसको किस तरीके से जो है अपन फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैट्रिक्स मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई क्वेरी हो तो आप मेरा जो है डिटरमिनेंट का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है कि किसी मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, वो मैंने वहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स को ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है। तो अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो इसमें डिटरमिनेंट निकालने में तो आप उन वीडियो को जरूर देख आइएगा। उनका जो है लिंक मैंने पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको ए इनवर्स फाइंड करना है तो उसके लिए आपको एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा मैट्रिक्स का। तो 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, चलिए आगे इसको बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है मैट्रिक्स ए के लिए आपको माइनस निकालने पड़ेंगे और उसके बाद कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, तभी अपन जो है एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए चूंकि हमें इनवर्स चाहिए ना, इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो हम यहाँ पे जो है इजीली फाइंड आउट कर लिए हैं, जो कि आपका आ रहा है -9। तो हमें जो है आपका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए एक्चुअली क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है आपका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो बना हुआ है उसका आपको ट्रांसपोज निकालना होता है, उसी को अपन बोलते हैं मैट्रिक्स ए का जो है एडजॉइंट, है ना। तो सबसे पहले हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, उससे पहले हमें माइनर्स फाइंड करने पड़ेंगे एक्चुअली। तो हमने माइनर्स यहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखे हैं, कैसे निकालना है मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। माइनर्स को फाइंड आउट करने के लिए मैंने इन शॉर्ट यहाँ पे लिख रखा है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। वहाँ मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कैसे आप माइनर्स फाइंड करते हैं और कैसे जो है कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे डीप में नहीं बताऊंगा। ऑलरेडी ये फर्स्ट रो के लिए माइनर्स निकाले हैं, ये सेकंड रो के लिए माइनर्स हैं और ये यहाँ पे थर्ड रो के लिए माइनर है। इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है Cij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे Mij। यहाँ भी जो है कोफैक्टर में इन डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है और एक वीडियो तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इसके बारे में, माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में। आप उसको देखिएगा तो आपको इजीली जो है समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं कोफैक्टर भी डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। माइनर का मैं एक हिंट देता हूँ कैसे लिखा है मैंने। M11 मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जब मैंने माइनर निकाला है तो ये कॉलम पूरा डिलीट हुआ, ये पूरा रो डिलीट हुआ। अब हमारे पास ये बचा डिटरमिनेंट ये वाला, है ना। तो 3 इंटू -1 आपके पास आएगा -3, फॉर्मूले में -2 इंटू 1 -2, माइनस ऑलरेडी लगा है तो +2 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो -1 आएगा। इस तरीके से हमने पहला माइनर निकाला है। ऐसे ही सेकंड के करस्पॉन्डिंग, थर्ड के करस्पॉन्डिंग, ये सारे माइनर्स जो हमने कैलकुलेट करके लिख रखे हैं ना। अब हम बात करेंगे सिमिलरली कोफैक्टर के बारे में। कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है तो आप देख सकते हैं कोफैक्टर, तो यहाँ पे निकलेगा C11, C12, C13, ये फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। ऐसे ही C21, C22, C23, इसी तरीके से जो आएगा C31, C32 एंड C33, है ना। मैं डायरेक्ट लिखूंगा इस चीज को, क्योंकि अब मैं कोफैक्टर आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो इन डिटेल नहीं बताऊंगा इस जगह, मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में इसको डिस्कस कर चुका हूँ। तो C11 का वैल्यू निकालेंगे तो वही फॉर्मूला लगेगा -1 की पावर 1 + 1, जो कि -1 की पावर 2 हो जाएगा, यानी +1। उसके बाद M11 का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे -1 है तो उसका वैल्यू जो है आ जाएगा -1। C12 निकालोगे तो C12 मतलब -1 की पावर 1 + 2, जो कि आपके पास -1 आएगा। और M12 का वैल्यू कितना है 5 इंटू -1 आपका आ जाएगा -5। और सिमिलरली C13 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 3, जो कि आएगा -1 की पावर 4, यानी कि +1। और M13 का वैल्यू है -3, तो -3 इंटू 1 आपके पास आ जाएगा -3, है ना। ऐसे C21 निकालना है, C21 मतलब -1 की पावर 2 + 1, यानी कि माइनस आ जाएगा यहाँ से -1। और M
M21, M21 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5, तो 5 इंटू -1 आपके पास कितना आ जाएगा -5, है ना। ऐसे C22 दोनों ही 2 हैं, तो I प्लस जे करोगे तो -1 की पावर 2 + 2 यानी कि -1 की पावर 4 जो कि आपका आएगा +1 मल्टीप्लाई बाई M22, M22 का वैल्यू ऑलरेडी 2 है तो 1 इंटू 2 आपको क्या दे देगा 2, तो C22 का वैल्यू आ गया 2। C23 का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो -1 की पावर 2 + 3, यहाँ बता देता हूँ -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23, तो यह आ जाएगा -1 की पावर 5 इंटू M23 का वैल्यू -3 है ना। -1 की पावर 5 यानी कि ऑर्डर नंबर में है तो ये -1 इंटू -3 आपको मिलेगा +3, तो यह आ जाएगा +3, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर देते हैं। C31 निकालना है तो -1 की पावर जो है 3 + 1 करेंगे जो कि +1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे M31 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2। C32 निकालेंगे तो -1 की पावर आपका आएगा 3 + 2, 3 + 2 होता है 5, -1 की पावर 5 आएगा -1 इंटू M32 ऑलरेडी -1 है तो -1 इंटू -1 आपका आ जाएगा +1, राइट। इसी तरीके से अपन निकालेंगे C33 मतलब -1 की पावर 3 + 3, -1 की पावर 3 + 3 करो 6 आएगा जिसका वैल्यू जो होता है 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई M33 का वैल्यू कितना है -3 इंटू 1 कितना आएगा आपके पास -3, है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा -3। इस तरीके से जो हमने सारे कोफैक्टर निकाल लिए हैं, ये फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग है, ये सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग है और ये थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग है आपका जो है कोफैक्टर है। तो यहाँ पे हमने सारे माइनर्स जो है निकाले हुए हैं और सारे के सारे कोफैक्टर्स जो है फाइंड आउट किए हुए हैं। अब हम जो है एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने वाले हैं, देखते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है कोफैक्टर मैट्रिक्स इस तरह से लिखते हैं C11, C12 ये आपका फर्स्ट रो है, C13, इसी तरीके से सेकंड रो है C21, C22, C23 एंड थर्ड रो है C31, C32 एंड C33। ये सारी जो वैल्यूज हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से ये सारी की सारी वैल्यूज जो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। इन सब वैल्यू को जो है इस मैट्रिक्स में जो है पुट करना है। तो आफ्टर पुट करने के बाद जो है मैट्रिक्स बनेगा वो ये रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स जो बन के आया है वो ये बन के आया है। चूंकि हमें आपका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से जो कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो आपको ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ट्रांसपोज निकालने का तरीका क्या होता है, जो आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका जो आपका रो है यानी कि फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, -1 -5 ये -5 है और ये जो है -3, और सेकंड जो रो है आप देख सकते हैं -5 2 3 ये सेकंड कॉलम बन जाएगा -5 2 3, और थर्ड जो रो है वो आपका थर्ड कॉलम बनेगा जो कि आपका आएगा 2 1 एंड -3। तो इस तरीके से आपका निकल के आ गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से। चूंकि अपन को इनवर्स फाइंड करना था, इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ कितना आया था। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब अपने कैलकुलेट किया हुआ था तो वहां पे जो वैल्यू आया था वो आया था -9, आप देख सकते हैं। इसका वैल्यू जो है हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा 1/-9। एडजॉइंट ऑफ ए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका ऑलरेडी एडजॉइंट ऑफ ए निकाल चुके हैं। ये मैट्रिक्स आपको पूरा बनाना है, -1 -5 2, तो आपके पास ये कंप्लीट मैट्रिक्स बन चुका है यहाँ पे। अब इसको जो है -1/9 का अंदर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंडिविजुअल एलिमेंट से। तो वो क्या बनेगा देखिए इसको, देखिए -1/9 से जब -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +1/9, -1/9 से -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5/9। ऐसे ही जब -1/9 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2/9। तो यहाँ पे हमने जो है ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें एक्चुअली सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे तो देखते हैं क्या होगा फॉर्मूला मैट्रिक्स मेथड के लिए। वो फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी सॉल्यूशन अगर अपन को फाइंड करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस का, तो उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। x का वैल्यू ऑलरेडी हमें स्टार्टिंग में वेरिएबल मैट्रिक्स बनाया था x/z, वो हमने यहाँ पुट कर लिया है। ए इनवर्स हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। ये आपका जो वैल्यू आया था वो ए इनवर्स का वैल्यू है, यहाँ पे पुट कर दिया है। तो ये आपका ए इनवर्स का वैल्यू है। और b जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, मैं एक बार फिर से इसको क्लियर कर देता हूँ। b जो है आपका ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको पुटअप करना है। तो b मैंने यहाँ से यूज किया हुआ है, तो ये आपका आ गया b। अब इस मैट्रिक्स में आप देखेंगे ये मैट्रिक्स आपका 3x3 का है और ये जो मैट्रिक्स है वो 3x1 का है, यानी कि इसमें 3 रो हैं और एक ही कॉलम है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम
और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल है तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं इसको। मैं आपको बताता हूं, जैसे ये फर्स्ट रो, ये वाली फर्स्ट रो का एक ही कॉलम है तो एक ही कॉलम से होगा, तो 1/9 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा यहाँ पे 1/9 इंटू 3, 1/9 इंटू 3। फिर इस 2 का 5/9 से होगा तो प्लस का 2 इंटू 5/9। फिर इस 2 का जो है -2/9 से होगा तो ये आएगा 2 इंटू -2/9। यहाँ पे आपको प्लस लगाना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पे कर दिया है आप लोगों के लिए, आप देख सकते हैं इसको। जैसे इस फर्स्ट रो का मैंने सारा कॉलम से किया इंडिविजुअल एलिमेंट का, इसका -3 से किया तो ये आ गया आपके पास, फिर प्लस लगाया। फिर इस 5/9 का 2 से किया तो यहाँ पे आ गया ये 2 इंटू 5/9। फिर से प्लस लगाया, फिर इस -2/9 का जो है इस 2 से किया तो ये आ गया 2 इंटू -2/9। तो इस तरीके से जो है फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई हुआ। सिमिलरली जो है सेकेंड रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से थर्ड रो का भी जो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास लास्ट वाला जो है रो बन के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आप देख सकते हैं क्या आएगा। 3 से 9 कैंसिल कीजिएगा, क्या आएगा 1/3 है ना। यहाँ से आएगा प्लस 10/5 टू 10/9 और ये प्लस इंटू माइनस भी ऑलरेडी लगा हुआ तो माइनस लगा दीजिएगा 2 टू 4/9, 4/9। ऐसे लास्ट वाला कैलकुलेट करेंगे, चाहे तो आप इसको भी फर्स्ट वाले को 3/9 लिखा रहने दीजिएगा, 3/9 है ना। ऐसे सिमिलरली सेकेंड वाले करेंगे तो -3 5 -15/9 और -4/9 एंड सिमिलरली ये आ जाएगा आपका। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, मैं एक बार करेक्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है फर्स्ट वाला एलिमेंट जो -3 दिख रहा है वो -3 नहीं, एक्चुअली ये +3 लिखा हुआ है ना। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। इस करेक्शन की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे +3 आएगा, जो -3 लिखा था, और बाकी सब यहाँ पे ठीक है ना। और यहाँ भी जो है लास्ट वाले कॉलम में यहाँ भी +3 आएगा है ना। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। और वाई मिस्टेक जो है -3 ले लिया था, ये आपका वैल्यू जो है 322 था है ना। तो इस अकॉर्डिंग अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 इंटू 3 तो ये प्लस का 15/9 आएगा, प्लस 15/9 -4/9 और माइनस का 2/9 राइट। तो लास्ट वाला ही करेंगे तो 3 3 9/9, ये आ जाएगा 9/9 है ना, माइनस 3 2 6/9 और प्लस 3 2 6/9। अब इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ उस मैट्रिक्स का, ये थोड़ा जगह कम है यहाँ पे। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स बच के आएगा आपको देख सकते हैं, इसका फर्स्ट वाले का जो एलसीएम आएगा पूरे का 9 आएगा तो ये आ जाएगा 9, ऊपर आएगा 10 + 3 यानी 3 + 10 - 4 आएगा राइट, 3 + 10 - 4। चूंकि एलसीएम सब में 9 ही है तो 9 एलसीएम आ गया। तो अब उसको देखिए यहाँ पे देखिए 3 + 10 - 4/9, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 + 3 हो गया 13, 13 - 4 कितना बचेगा 9, 9/9 कितना आ जाएगा 1। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन बगल से कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट क्या आ गया, ये 1 आ गया है ना, 1। सेकेंड इसको हटा दीजिएगा यहाँ से, ये कैलकुलेशन कर दिया है फर्स्ट के लिए। अब सेकेंड के लिए क्या करना है, देखिए आप सेकेंड पे कितना आएगा 15/9 - 4/9। आप इसको देखिएगा 15/9 - 4/9 - 2/9, एलसीएम पूरे का 9 ही आएगा है ना। तो यहाँ पे 15 प्लस का है -4 और -2, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 15 - 4 और 2 6 हो जाएंगे। 15 में से 6 गया, आपका कितना बचेगा यहाँ पे, ये भी आएगा आपका 9/9, 9/9 मीन्स 1। ठीक है, ये कैलकुलेशन में साइड से करता जा रहा हूँ। ये भी आपका सेकेंड वाला रो क्या आ गया 1। थर्ड वाला आप कैलकुलेट करेंगे तो 9/9, इसको भी मैं यही कैलकुलेट कर देता हूँ साइड से ही। अब लास्ट वाला जो लिखा है देखिए 9/9 - 6/9 + 6/9, मैंने यहाँ लिख लिया है, देख सकते हैं इसको 9/9 - 6/9 + 6/9, प्लस और माइनस के कैंसिल हो जाएंगे तो 9/9 बचेगा और 9/9 का वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ से कैलकुलेट होके आ गया आपका 1। तो अब आपका पास एक्चुअली आप लेके क्या चले थे, x/z के इक्वल लेके चले थे, तो x/z के इक्वल अब क्या आ गया, तो मैं नया सिरे से एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, देखिए इसको। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन जो आया है x/z इक्वल टू क्या आ गया 1 1 1।
इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट का है, सेकेंड यहाँ पे इस तरीके से, तो x इज इक्वल टू आपका 1 आ गया, y इक्वल टू 1 आ गया और z इक्वल टू भी 1 आ गया। तो यहाँ पे जो आपका लीनियर इक्वेशंस दिया था आपका 3x3 का, या कह सकते हैं x/z में, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे आया है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1। ये सॉल्यूशन अगर आप इक्वेशंस में पुट करेंगे तो उसको वो सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरीके से जो है मैट्रिक्स मेथड से हमने सॉल्यूशन निकालना सीखा लीनियर इक्वेशंस का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई क्वेरी या डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे जो है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर 3x3 का मैं आपको दूंगा मैट्रिक्स का, आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए देखते हैं उसके बारे में यहाँ पे। तो यहाँ आपके लिए एक मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए छोड़ रखा है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको। ये इक्वेशंस लिखे हैं लीनियर इक्वेशंस, आपको x/z का वैल्यू फाइंड करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, है ना। तो सबसे पहले तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है 3x3 मैट्रिक्स का ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा तभी आप जो है x/z का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है उसके बाद मुझे बताइएगा x/z का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।